हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की स्थिति एवं विस्तार। आज का टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। भारत का भौगोलिक स्वरूप क्या क्या है, भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार क्या है, भारत का मानक समय क्या है, तो सभी बिंदुओं पे हम लोग आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की स्थिति एवं विस्तार के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे भारत का मानचित्र है। तो भारत के मानचित्र के अंतर्गत पूरा जो ये स्थलीय क्षेत्र है और स्थलीय क्षेत्र के साथ साथ हमारे जो द्वीप समूह हैं दोनों तरफ, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इस तरह से जितने भी पूरे द्वीप समूह हैं उनको मिला करके सभी का जो है हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल देखेंगे। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो स्थलीय क्षेत्र और अंडमान द्वीप समूह हैं उनको मिला करके है संयुक्त रूप से। नेक्स्ट इसी क्रम में देखेंगे, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत का हिस्सा है और क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वें स्थान पर है। तो इस तरह से क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वें स्थान पे है। इस स्थान पर जनसंख्या में द्वितीय स्थान पे है। तो क्षेत्रफल में 7वें स्थान पे और जनसंख्या में द्वितीय स्थान पे। जैसा कि आप जानते हैं क्षेत्रफल में सोवियत संघ का प्रथम स्थान है और भारत का 7वां स्थान है। जनसंख्या में चीन का प्रथम स्थान है और भारत का द्वितीय स्थान है। तो भारत की इस तरह से स्थिति ज्ञात कर रखेंगे कि भारत क्षेत्रफल में रूस प्रथम है और भारत 7वें स्थान पे है। जनसंख्या में चीन प्रथम स्थान पे है और भारत द्वितीय स्थान पे है। तो इस तरह से क्षेत्रफल और जनसंख्या के आंकड़े आप लर्न रखेंगे। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं हम लोग। भारत दक्षिण मध्य एशिया में स्थिति है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि एशिया में तो स्थित है लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पे है, तो भारत दक्षिण मध्य एशिया में। इसको लर्न रखेंगे कि भारत की जो स्थिति है भौगोलिक स्थिति दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है। अब सीमा देखेंगे, भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी कौन कौन सी सीमाओं की, कौन कौन से किस दिशा में कौन कौन से देश सीमा से लगते हैं। सीमा के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि भारत के पड़ोसी, जैसा कि आपको दिख रहा है भारत का ये मानचित्र है और इसके अंतर्गत पड़ोसी देश आपको दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इधर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और चाइना है। तो इतने सारे देश हैं। जलीय सीमा में भी देश हैं, लेकिन पहले हम लोग स्थलीय केवल ज्ञात करेंगे। तो उत्तर पश्चिम सीमा में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। ये उत्तर पश्चिम, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि भारत के उत्तर पश्चिम सीमा से सटे कौन से देश हैं। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि उत्तर पश्चिम सीमा में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व में, जैसा कि आप दिख रहा है ये उत्तर है और ये पूर्व है। तो उत्तर पूर्व में चीन है, नेपाल है और भूटान है। चीन, नेपाल और भूटान, जैसा कि आपको दिख रहा है, तो चीन, नेपाल और भूटान ये प्रमुख देश हैं जो उत्तर पूर्व में हैं। नेक्स्ट पूर्व में कौन कौन से देश हैं, तो बांग्लादेश है और म्यांमार है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार। डियर स्टूडेंट, बहुत सरल है। अक्षांशीय विस्तार को पहले आंकड़ों को केवल लर्न रखना नहीं है, ये रटना नहीं है, केवल समझना आपको है। तो आंकड़ों को रटे ना, केवल समझें पहले। तो अक्षांशीय विस्तार हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार आया, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। अब इसको लर्न तो रख लेते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। सबसे पहले अध्ययन करेंगे अक्षांश है क्या। तो जैसा कि ये पृथ्वी, इस तरह से पृथ्वी आपका है, अंडाकार है, तो केवल स्वरूप समझेंगे। ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री आपका क्या है, ये अक्षांश है। पृथ्वी की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है वो मध्य में है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये जो है सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। अब अक्षांश रेखा में ज्ञात करेंगे कि अक्षांश रेखा होता क्या है। तो पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे पृथ्वी का एक केंद्र है और यहाँ से मापी गई कोणीय दूरी, मान लीजिए जैसे भारत का विस्तार यहाँ पे दिया है 8 डिग्री 4, तो एक एग्जैक्टली 8 डिग्री 4 का हम लोग डिग्री बनाएंगे। तो मान लीजिए 8 डिग्री 4 से यहाँ से कोणीय दूरी मापेंगे, ये डिग्री 4 इस तरह से आएगा और यहाँ से जो लाइन खींचेंगे अक्षांश रेखा की वो 8 डिग्री 4 की हो जाएगी, 8 डिग्री 4 की। तो इस तरह से जो परिभाषा निकल के आई कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो मान लीजिए हमें 8 डिग्री 4 का कोण बनाना है, यानी अक्षांश रेखा बनानी है। तो ये आपका कितना हो गया, 8 डिग्री 4। अब मान लें कि भारत यहाँ पे है, इस जगह से
तो भारत का जो विस्तार है यहाँ से लास्ट टाइम में कन्याकुमारी जो कि इंदिरा पॉइंट और नीचे है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 से शुरू हो रहा है। तो इस तरह से पहले हम लोग अक्षांश रेखा क्या है उसको समझ लें। तो अक्षांश रेखा की परिभाषा डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और अक्षांश रेखा जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी इसकी लंबाई जो है क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है कि अक्षांश रेखा केंद्र से ऊपर की ओर बढ़ेगी तो धीरे धीरे इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिग्री की अक्षांश रेखा बनेगी, 90 डिग्री बनेगी। यानी कुल कितनी अक्षांश रेखाएं बन पाएंगी, 90 अक्षांश रेखाएं। इसी तरह से नीचे भी बनाना अगर है तो नीचे भी 90 अक्षांश रेखाएं बनेगी। तो इस तरह से टोटल कितनी हो गई, 181 अक्षांश रेखाएं। कैसे, 90 ऊपर है, 90 नीचे है, और 0 डिग्री को भी अक्षांश रेखा माना जाता है। तो 0 डिग्री को एक ये हो गया, और 90 ऊपर अक्षांश रेखाएं बनेगी और 90 डाउन में नीचे अक्षांश रेखा बनेगी। तो इस तरह से 181 अक्षांश रेखा हो गई। तो आप केवल इतना पहले समझें कि अक्षांश रेखा होता क्या है, उसको आपने समझा कि पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग अब देखेंगे अक्षांश रेखा। तो क्लियर हो गया कि पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब ये भूमध्य रेखा जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी अक्षांश रेखा क्या है, कौन है, क्या नाम है, कितने डिग्री का है, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आप सरल तरीके से समझें, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है तो 3-4 क्वेश्चन इससे आते हैं। पहले आप जान लें कि सबसे बड़ी जो लाइन बनेगी सेंटर में बनेगी, यानी मध्य में बनेगी, बीचों बीच। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होगी, 0 डिग्री। अब इसके नाम क्या क्या हैं, इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है और इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो सबसे 2 नाम इसके निकल के आए। कई क्वेश्चन इससे आते हैं कि भूमध्य रेखा जो है कितने डिग्री की है, 0 डिग्री की है। या फिर क्वेश्चन आता है विषुवत रेखा कितने डिग्री की है, 0 डिग्री की है। प्रश्न को कई तरीके से पूछा जाता है। तो इस तरह से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, दिशा कि आपको दिख रहा है, क्योंकि अक्षांश रेखा जैसे जैसे अक्षांश ऊपर जाएगी डिग्रियां, उसकी दूरी कम हो जाएगी और लास्ट में ध्रुवों तक जाते जाते वो शून्य एक केंद्र पे हो जाता है, यानी केंद्र बिंदु के आधार पे हो जाता है। तो इस तरह से 0 डिग्री से ऊपर अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री से नीचे, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि नीचे की तरफ जो अक्षांश रेखा बनेगी वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाएगी, और 0 डिग्री के ऊपर जो बनेगी वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। अच्छा, गोलार्ध भी कभी कभी आता है, जैसे पूछता है भारत किस गोलार्ध में है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये 0 डिग्री जो है इससे नीचे और ऊपर 2 भाग यहाँ पे हमने किया है। तो गोले का अर्ध भाग, इस तरह से जो बीच वाली लाइन है इससे निचले वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक, और ऊपर वाले हिस्से को 0 डिग्री से ऊपर साइड को उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, और 0 डिग्री से निचले वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। तो पूरा हिस्सा ये जो है, आधा जो है नीचे का हिस्सा पूरा दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, और आधा हिस्सा ऊपरी उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ समझें कि यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है। 2 गोलार्ध आपके सामने हैं, 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी गोलार्ध, 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध। तो भारत यहाँ पे है, तो एक चीज़ क्या निकल के आया कि भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने अध्ययन किया कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। तो जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है कि भारत की पोजीशन यहाँ पे है, तो इस तरह से भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। अगली स्थिति ज्ञात करेंगे कि पूर्वी और पश्चिमी दशांतर रेखाओं के माध्यम से। तो पहले हम लोग केवल एक चीज़ ज्ञात कर लें कि हमारा अक्षांश विस्तार भारत का कितना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये लाइन जो भारत के लास्ट से गुजरी है ये 8 डिग्री 4 है, 8 डिग्री 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी अक्षांश रेखा जो सबसे लास्ट से गुजरी है 8 डिग्री 4 से गुजरी है। और आप लोग अक्षांश विस्तार को और बेहतर तरीके से समझेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि यहाँ ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 है। तो यहाँ पे जो नीचे से लाइन गुजरी है 8 डिग्री 4 से, या ये आपका कन्याकुमारी है, तो उसके नीचे से जो लाइन गुजरी है 8 डिग्री 4 से गुजरी है, और ऊपर वाली लाइन जो गुजरी है जम्मू कश्मीर से। तो इसमें आपके ध्यान देंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर मानचित्र में जैसा कि आपको दिख रहा है
जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में डिवाइड किया गया है। अब इस तरह से यहाँ पे लद्दाख है, अभी तक जम्मू कश्मीर बोला जाता था। ये चीज़ अब अपडेट है पुराने यूट्यूब वीडियो में कि बुक्स में आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा, लेकिन चूँकि 2 राज्यों में डिवाइड किया गया तो अब लद्दाख इसे मानेंगे, यानी लद्दाख से लेके कन्याकुमारी अब ऐसे बोला जाएगा। तो इस तरह से ऊपर वाली जो लाइन है 37 डिग्री 6 है, तो नीचे वाली 8 डिग्री 4 है, और ऊपरी साइड में जो लाइन गुजरी है यानी जो अक्षांश रेखा गुजरी है वो 37 डिग्री 6 है। तो इस तरह से भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होगा क्या होगा, 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 तक, इसे क्या माना जाएगा, अक्षांशीय विस्तार। बहुत सरल तरीके से समझे आप, केवल रटे ना, केवल समझें भी। तो यहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो गया कि जो नीचे से लाइन गुजरी है, जो अक्षांश रेखा भारत के नीचे से गुजरी, यानी कश्मीर से लेकर के भारत का विस्तार जो कन्याकुमारी तक है, चूँकि इंदिरा पॉइंट और लास्ट में है तो इंदिरा पॉइंट के आधार पे हम लोग माप करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में लाइन गुजरी है भारत की वो 8 डिग्री 4 से गुजरी है इंदिरा पॉइंट से, और ऊपरी हिस्से में जो लद्दाख से गुजरी है, पहले जम्मू कश्मीर बोला जाता था लेकिन अब लद्दाख चूँकि वहाँ पे आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में लद्दाख की जो लाइन गुजरी है उसे कितनी डिग्री की है, 37 डिग्री 6 से। तो इस तरह से भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो क्या होगा, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। अब हम लोग देशांतरी विस्तार का अध्ययन करेंगे। देशांतरी विस्तार पहले आंकड़ा देखेंगे और फिर याद करेंगे कि देशांतरी विस्तार होता क्या है। जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है भारत का देशांतरी विस्तार, तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 है। अब देशांतरी विस्तार क्या होता है, तो सबसे पहले आप समझेंगे कि उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो कहते इसकी परिभाषा क्या है, जैसे आपने अभी अक्षांशीय विस्तार की डिफिनेशन ज्ञात किया, किसे कहते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। लेकिन अब हम लोग देशांतर रेखा अध्ययन करेंगे। देशांतर रेखा क्या है, तो एकदम सरल शब्दों में कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, देशांतर लाइन बोलते हैं या देशांतर रेखा बोलते हैं। कैसे, तो जैसे मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ से इस तरह से ये लाइन जो गुजरी है, यहाँ पे भी और चीज़ समझाना है, केवल ऐसे आप समझ लें कि इस केंद्र से इस पॉइंट से, यानी उत्तरी ध्रुव से, ये उत्तरी ध्रुव आपका है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ से इस तरह की जो लाइन खींची जाती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। इस तरह से लाइनें जो खींची जा रही हैं इसी को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लाइन को देशांतर रेखा कहते हैं। सरल शब्दों में अक्षांश रेखा आपने देख लिया कि किस तरह से अक्षांश रेखा पूरब से पश्चिम है और देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की है, जस्ट अपोजिट है, दोनों लाइनें अलग अलग हैं। तो देशांतर रेखा आपने समझ लिया क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि भारत का देशांतर विस्तार कितना है। तो जैसा कि एक चीज़ और आपको समझाना चाह रहे हैं, बहुत सरल तरीके से आप समझेंगे। डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ से कि ये लाइन भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 0 डिग्री, यहाँ जैसे 0 डिग्री यहाँ पे भूमध्य रेखा को कहते हैं, वैसे देशांतर रेखा में भी 0 डिग्री होता है। जैसे अक्षांश रेखा में 0 डिग्री है, वैसे देशांतर रेखा में भी 0 डिग्री है। कहीं ना कहीं से दोनों चीज़ों का जो शुरुआत होगी 0 से शुरू होगा। तो यहाँ से 0 से शुरू होकर 90 तक जाती है, क्या जाती है, अक्षांश रेखा। तो जैसे अक्षांश रेखा यहाँ से ऊपर तक जाएगी, यानी पृथ्वी के केंद्र से लेकर के 90 डिग्री ऊपर तक जाएगी, तो अक्षांश रेखा जैसे 181 हो गया। अब देशांतर रेखा कितनी है, तो डियर फ्रेंड अब हम लोग ज्ञात करेंगे कि देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा कितनी होती है। सबसे पहले आप ऐसे समझें, कोई भी सर्कल जो होता है, गोल चीज़ जो होता है, उसका कितना होता है, कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, यानी गोल चीज़ कोई होगी 360 डिग्री की होगी। तो देशांतर रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पे खींची गई है, तो 1-1 डिग्री पे देशांतर रेखा खींची गई है, तो टोटल कितनी है, पूरी 360 डिग्री हैं। जैसा कि आपको ग्लोब के माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं कि जैसे आपका ग्लोब है, तो ग्लोब में जो उत्तरी ध्रुव है और ये नीचे का दक्षिणी ध्रुव है, और यहाँ से जो लाइनें गुजरी हैं इस तरह से चारों तरफ से, तो 1-1 डिग्री पे जो लाइनें गुजरी हैं, पूरी देशांतर रेखा कितनी होगी, 360 होगी। अब हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे
कि 1 डिग्री एक लाइन यहाँ से गुजरी है, इस जगह से लेकर के दक्षिणी ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के देशांतर रेखा। तो इस डिग्री को जो 0 डिग्री है ये लंदन से होके गुजरी, लंदन शहर है इंग्लैंड का। तो 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की जो लाइन गुजर रही है लंदन से, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री। इसी को ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। कहाँ से गुजरी है? लंदन से। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 0 डिग्री, जैसे यहाँ पे कई नाम इसके थे, भूमध्य रेखा चाहे इसे बोलें, चाहे इसे विषुवत रेखा बोलें, तो ऐसे इसके भी कई नाम हैं, चाहे इसे हम क्या बोलें, 0 डिग्री गुजरी है कहाँ से? लंदन के ग्रीनविच शहर से। तो इस लाइन को 0 डिग्री जो गुजरी है ग्रीनविच शहर से, और इस तरह से ये देशांतर रेखा है। अब इस देशांतर रेखा के 0 डिग्री इस साइड में 180 देशांतर रेखा है और 0 डिग्री के पश्चिम में। तो पहले इसको भी समझेंगे क्या चीज़ है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि देशांतर रेखा 0 डिग्री कहाँ से गुजरी है? लंदन के ग्रीनविच शहर से। क्रम से हम लोग अध्ययन करेंगे, नहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो एक 0 डिग्री लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरी है। भारत की पोजीशन यहाँ है। अब एक चीज़ और ज्ञात करेंगे, 0 डिग्री से आगे साइड में, कहने का मतलब है यहाँ पे पहले हम लोग को समझ लें कि पूर्व से, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 68 डिग्री से भी पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25, यानी कहने का मतलब है 0 डिग्री से 180 डिग्री। बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे कि जैसे लंदन के ग्रीनविच शहर से ये 0 डिग्री मान लें, ऐसे ज्ञात करेंगे। 0 डिग्री ये है, इस लाइन से इस वाले हिस्से को यहाँ तक 180 डिग्री, इसे बोलेंगे पूर्वी देशांतर। और 0 डिग्री से इस साइड में, पश्चिम साइड में, यानी 0 डिग्री से 180 पश्चिम साइड में, उसे बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। इस तरह से देशांतर 2 है। जैसे यहाँ पे उत्तरी भूमध्य रेखा के निचले वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के ऊपर साइड को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, वैसे 0 डिग्री, ये 0 डिग्री जो है यहाँ पे दिख रही है, तो 0 डिग्री से 180 यहाँ तक, इसको बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। और 0 डिग्री से पश्चिम साइड यानी पिछले हिस्से को, 0 डिग्री से पश्चिम साइड को बोलेंगे, 0 डिग्री से 180 पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध, 0 डिग्री से 180 पश्चिम साइड को बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। तो इस तरह से 2 गोलार्ध में बटा हुआ है पृथ्वी, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सरल तरीके से आपने अध्ययन किया कि 0 डिग्री से पूर्वी साइड को पूर्वी गोलार्ध और 0 डिग्री से पश्चिमी साइड को पश्चिमी गोलार्ध का नाम दिया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जैसा कि आपने देखा 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। तो ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से यहाँ पे जो लाइन गुजरी है, एक लाइन इस जगह से भारत के, ये आपका ये गुजरात है, और इस साइड से जो लास्ट में गुजरी है लाइन, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यानी 2 देशांतरों के मध्य विस्तृत है भारत। देशांतर तो कई लाइनें हैं, लेकिन पहले आप ये समझें कि जो गुजरात से गुजरी है और एक लाइन अरुणाचल प्रदेश से गुजरी है। अब दोनों की डिग्रियाँ क्या क्या हैं, तो देखेंगे कि जो 68 डिग्री 7, ये लाइन जो गुजरात से गुजरी है, इसकी क्या पोजीशन है? 68 डिग्री 7, और दूसरा क्या है? 97 डिग्री 25। तो अरुणाचल प्रदेश से 97 डिग्री 25। अब दोनों में 2 लाइनें गुजरी हैं, एक गुजरात से गुजरी है, दूसरी लाइन अंतिम में कहाँ से गुजरी है? अरुणाचल प्रदेश से। तो दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है उसे क्या बोलेंगे? देशांतरीय विस्तार। तो डियर स्टूडेंट, आपने बहुत सरल तरीके से समझा कि देशांतरीय विस्तार क्या है और अक्षांशीय विस्तार क्या है। कन्याकुमारी यानी कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी है, और उसके भी नीचे इंदिरा पॉइंट है। तो कहने का मतलब है कि उत्तरी से पश्चिमी दक्षिणी जो क्षेत्र है उसे क्या बोलेंगे? अक्षांशीय विस्तार। और पूर्वी से पश्चिमी का जो क्षेत्र है उसे क्या बोलेंगे? देशांतरीय विस्तार। बहुत सरल तरीके से, अलग अलग तरीके से प्रश्न आते हैं, तो बहुत सरल तरीके से आप समझें कि उत्तरी से दक्षिणी का जो क्षेत्र का विस्तार है उसे क्या बोलेंगे? अक्षांशीय विस्तार। और पूर्वी से पश्चिमी का जो क्षेत्र का विस्तार है उसे बोलेंगे देशांतरीय विस्तार। और दोनों की डिग्रियां भी आपने याद कर लिया किस तरह से, दोनों की डिग्रियां क्या हैं? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 अक्षांशीय विस्तार है, और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरीय विस्तार है, यानी देशांतरीय विस्तार है। अब पूरा नाम इसलिए लिया गया कि 0 डिग्री से आगे की साइड में 0 डिग्री से 180, 0 डिग्री से 180
पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा और 0 डिग्री से पश्चिम साइड को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाएगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो अगर उसमें केवल उत्तर और दक्षिण दिया रहेगा तो अब जैसे यह इस साइड में 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी है, 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी है, तो आप केवल किस पे टिक करेंगे, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन अगर दो नाम एक साथ जुड़ा है, भारत चूँकि अगर उत्तरी और पूर्वी दिया है, उत्तरी और पश्चिमी दिया है, दक्षिणी और पश्चिमी दिया है, इस तरह से ऑप्शन अगर रहेगा तो चूँकि यहाँ 0 डिग्री से भारत पूर्वी साइड में है तो ये आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया। 0 भूमध्य रेखा से उत्तरी साइड में है तो ये आपका उत्तरी हो गया। तो पहले एक चीज़ देखेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध और इधर से पूर्वी गोलार्ध में है, तो पूरा ऑप्शन आंसर क्या निकल के आएगा, भारत पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि इसके पूरब में है और इसके उत्तर में है। तो बिल्कुल सरल उत्तर कि पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में भारत की अवस्थिति है। तो इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं, पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। पूर्व से पश्चिम, जैसे कि आपको दिख रहा है भारत पूर्व से पश्चिम, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा है पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है और ये आपका गुजरात है। पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर, जो अरुणाचल से गुजरात तक विस्तृत है। ये आपका अरुणाचल हो गया और यहाँ पे गुजरात हो गया। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। ये आपका उत्तर हो गया और ये इधर वाला हिस्सा दक्षिण हो गया। तो इसका विस्तार है 3214 किलोमीटर से लद्दाख से शुरू होता है और इंदिरा पॉइंट तक ये जाता है। तो इसकी दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार या फिर उत्तर दक्षिण विस्तार, 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी बन रहे हैं। तो आप इस तरह से पूरे प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, कौन कौन से प्रश्न कितने प्रकार के बन रहे हैं, कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार भारत का कितना है। अगर अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो डिग्रियाँ बताएंगे, अगर इस तरह से केवल डायरेक्टली पूछेगा तो आप किलोमीटर बताएंगे। तो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार और उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार। इसी क्रम में कुछ और बिंदुओं को हम लोग देखेंगे कि जैसे 0 डिग्री से उत्तर को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। 0 डिग्री से उत्तर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, इसके पूरे ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध। फिर नेक्स्ट है 0 डिग्री से दक्षिण के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। यानी ये 0 डिग्री है, इसके निचले वाले हिस्से को, पूरे क्षेत्र को क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट है फिर इसी बिंदु में कुछ 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये आपका 0 डिग्री जो ग्रीनविच लाइन है, इससे 180 डिग्री कहाँ पे है, पूर्वी देशांतर। तो इसे क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध। तो यहाँ पे बहुत सरल तरीके से 0 डिग्री से पूर्व, 0 डिग्री से 180 डिग्री यहाँ तक है, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। चूँकि 0 डिग्री से इस साइड को पूर्वी देशांतर बोलेंगे और 0 डिग्री से पश्चिम साइड के जो देशांतर होंगे उन्हें पश्चिमी देशांतर बोलेंगे। बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे। तो क्या निकल के आया, 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक को क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध। यानी इस लाइन के अगले हिस्से को पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे। फिर क्या है, 0 देशांतर से 180 पश्चिमी देशांतर को क्या बोलेंगे, 0 डिग्री से 180 डिग्री पीछे वाले हिस्से को पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। तो 4 चीज़ें यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं। उत्तरी गोलार्ध ये है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। 0 डिग्री से अगले इधर वाले हिस्से को पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे और 0 डिग्री से इस साइड वाले हिस्से को पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। इसी क्रम में आगे हम लोग चलेंगे। अब हम लोग एक चीज़ और जानेंगे, पृथ्वी की स्थिति के जानेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि कितने मिनट का क्या फ़र्क होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की जो गति है, ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी कैसे चलती है, आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, यानी कि इस तरह से पृथ्वी चल रही है। पश्चिम, ये आपका पश्चिम है और ये आपका इधर से पूर्व है। जैसा कि आपको दिख रहा है ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के आगे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, पूर्वी, और 0 डिग्री से इस वाले हिस्से को पश्चिम बोलेंगे। तो आपकी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, इस तरह से चल रही है पृथ्वी ऐसे। तो इस तरह से पृथ्वी जो है 0 डिग्री से आगे बढ़ रही। अब देशांतर रेखाएं क्या हैं, तो देशांतर रेखाएं जो हैं 0 डिग्री से आगे की तरफ बढ़ेंगी, इधर से आगे जो बढ़ेंगी। तो भारत की पोजीशन चूँकि यहाँ पे है, तो 0 डिग्री पे जो समय हम लोग ज्ञात करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लंदन से जो मानक समय है पूरे विश्व का, लंदन के ग्रीनविच शहर से लिया गया है। यानी पूरे भारत विश्व का मानक समय जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, 0 डिग्री, ये ग्रीनविच जो लाइन है, यहीं से पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित किया गया है। इसको ये ज्ञात रखेंगे, लर्न रखेंगे। अब आगे ज्ञात करेंगे 0 डिग्री से जो समय होगा,
अगले वाले हिस्से की जैसे जैसे आगे का क्षेत्र होगा समय आगे बढ़ता जाएगा और पीछे का समय क्या होगा, घटता जाएगा। तो ज्ञात करेंगे, जैसे भारत में विस्तार देखेंगे, भारत का देशांतरी विस्तार सबसे पहले देखेंगे कितना है। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 दोनों के मध्य लगभग 30 डिग्री आ रहा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने देशांतर भारत में विस्तृत हैं। तो इस तरह से यहाँ से जो लाइनें ऊपर से नीचे गुजरी हैं, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, यानी इन दोनों पोजीशन के मध्य में कितनी देशांतर लाइनें गुजरी हैं, 30 देशांतर रेखाएँ हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत से 30 देशांतर रेखाएं गुजरी हैं। और इस तरह से 30 देशांतर रेखाओं में सबसे पहले एक चीज़ और जान लेंगे कि 0 डिग्री को आगे जितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, हर देशांतर रेखा के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। तो एक चीज़ और ज्ञात करेंगे कि पृथ्वी जो राउंड कर रही है, एक राउंड करने में, जैसे पृथ्वी राउंड करती है तो पूरा एक राउंड करने में 360 डिग्री राउंड कर रही है, और एक राउंड करने में 24 घंटे का समय लगता है, यानी पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 24 घंटे। तो इस तरह से पृथ्वी को एक राउंड लगाने में 24 घंटे लगता है। सबसे पहले इसको ज्ञात रखेंगे, 24 घंटे पृथ्वी को एक राउंड लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पृथ्वी को एक राउंड घूमने में 24 घंटे लगता है। अब 24 घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1440 मिनट होगा। जैसा कि आपको देख रहा है कि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितने समय लगता है, 24 घंटे लगता है। चाहे उसे 24 घंटे बोलें, चाहे 1440 मिनट बोलें। और 1 डिग्री घूमने में एक देशांतर का समय कितना लगता है, 4 मिनट का। तो यानी पर देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का। जितने देशांतर हैं उतने समय क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे ग्रीनविच लाइन है, तो यहाँ से जितने देशांतर गुजरे हैं, हर देशांतर में 4-4 मिनट का अंतर आएगा। यानी इधर का समय बढ़ेगा, 0 डिग्री से पूर्वी साइड में समय बढ़ेगा और 0 डिग्री से पश्चिम साइड में समय घटेगा। तो जैसे एक चीज़, दो चीज़ जो है, कितने डिग्रियाँ गुजरी हैं देशांतर रेखाएँ, 30। और इस तरह से पर देशांतर में कितने का समय का अंतर आता है, 4 मिनट का। तो यहाँ ऐसे ज्ञात करेंगे, अगर 30 डिग्री भारत से गुजरी है देशांतर रेखा, हर देशांतर रेखा में 4 मिनट का फर्क आता है, तो टोटल 30 डिग्री 30 गुणे 4, यानी टोटल भारत में कितनी देशांतर रेखाएं गुजरी हैं, 30, और पर देशांतर रेखा गुजरने में 4 मिनट का अंतर आता है। तो कहने का मतलब है 30 गुणे 4 इक्वल टू कितना आएगा, 120। कहने का मतलब है कि जैसे जो देशांतर रेखा गुजरात से गुजरी है वहाँ से लेकर के और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश तक 30 देशांतर रेखा गुजरी है। पर देशांतर रेखा में 4 मिनट का अंतर आ रहा है, तो टोटल देशांतर रेखाओं में कितना अंतर आएगा, तो 120 मिनट का अंतर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपने सिंपल तरीके से समझा कि हर देशांतर रेखा के मध्य 4 मिनट का अंतर आता है। तो जो गुजरात से देशांतर रेखा गुजरी है वहाँ से लेकर के, यानी गुजरात में अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो लास्ट लाइन जो गुजरी है अरुणाचल प्रदेश में, चूँकि 30 देशांतर रेखाएँ हैं, तो 30 देशांतर रेखा में कितना समय का अंतर आ रहा है, 120। तो कहने का मतलब अगर गुजरात में 12 बज रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में कितना बजा होगा, आपको जैसे क्लियर हो गया ना, 2 घंटे का फ़र्क आ रहा है। तो अगर गुजरात में 12 बजा है तो अरुणाचल प्रदेश में कैसे होगा, समय आगे होगा। तो समय जब आगे होगा तो क्या स्थिति होगी, दोनों में समय में अंतर होगा। कहने का मतलब है अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 बजा है, अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए 4 बजा है, तो यहाँ पे 2 बजना चाहिए, यानी 2 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। समय पहले पीछे वाले में पहले जाएगा, आगे वाले में आगे जाएगा। तो इस तरह से आपने समझा कि गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में दोनों में समय में अंतर आ जाएगा। कहने का मतलब है 30 डिग्री 30 देशांतर रेखाएं भारत से होकर गुजर रही हैं, अगर 4-4 मिनट का अंतर आ रहा है, तो इस तरह से भारत में पूरे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का फर्क आएगा। यानी गुजरात में, यहाँ पे गुजरात आपका इस लास्ट में, जैसे यहाँ पे गुजरात आपका और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, तो अगर यहाँ पे आपका 12 बजा है तो अरुणाचल प्रदेश में कितना बजेगा, 2 बजेगा। तो 2 घंटे का फ़र्क आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में, चूँकि भारत में जितनी देशांतर रेखाएं सब में अलग अलग समय हो जाएगा, तो भारत में ऐसी स्थिति में दिक्कत होगी, यानी हर क्षेत्र का अलग अलग समय होगा। ऐसे कंडीशन में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो वैश्विक लेवल पे एक नियम बनाया गया है। क्या नियम बनाया गया है कि जितनी देशांतर रेखा गुजरी है
उसका मध्य में से जो मध्य क्षेत्र होगा उसको पूरे भारत का मानक समय माना जाएगा। यानी हर देश में यही नियम बना दिया गया वैश्विक लेवल पे कि जो देश के मध्य से होकर देशांतर रेखा गुजरी है उसी को पूरे देश का मानक समय माना जाएगा। हर देश में यही नियम चलता है। तो भारत में भी आपने देखा होगा कि गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश पूरे जो 30 डिग्री देशांतर रेखाएं इस तरह से गुजरी हैं ऊपर से नीचे तक। तो कहने का मतलब है जो मध्य लाइन होगी बीचों बीच जो देशांतर रेखा होगी उसी को उस देश का मानक समय माना जाएगा। तो भारत में भी यही चीज़ किया गया है। भारत में जो मध्य से लाइन गुजरी है उसे बोलते हैं 82.5 डिग्री। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो लाइन गुजरी है भारत की बीचों बीच गुजरी है, यानी दोनों के मध्य का जो क्षेत्र होगा, यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो मध्य का क्षेत्र है वो कितनी डिग्री का है? 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या माना गया है? भारत का मानक समय माना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आता है कि भारत का मानक समय किस डिग्री को माना गया है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है, यानी इसी से पूरे भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। तो मानक समय कहाँ से लिया गया है? 82.5 डिग्री से। 82.5 डिग्री भारत के किन किन राज्यों से गुजरी है? तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट बहुत सरल देके समझेंगे। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। तो यहाँ पे टोटल कितने आ रहे हैं? 5 राज्य, यानी 5 राज्यों से होके गुजरी है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री से लिया गया है। कितने राज्यों से गुजरी है? 5 राज्यों से। उनके नाम भी आपने ध्यान रख लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे तो ये 82.5 डिग्री जो मानक समय है इस डियर जैसा कि आप देख रहे हैं कि 82.5 डिग्री को हम समय निकालेंगे। कैसे समय निकालेंगे? तो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है तो पहले 82 डिग्री का निकालेंगे। 82 डिग्री को 4 से करेंगे, गुणा करेंगे तो इसमें कितना आएगा? 328 आएगा। अब एक आधी डिग्री बच रहा है। 1 डिग्री का 4 मिनट होता है तो आधी डिग्री का कितना होगा? 2 मिनट होगा। तो जब इसमें 2 मिनट ऐड कर लेंगे प्लस 2 मिनट तो कितना हो जाएगा? 330 मिनट हो जाएगा। तो 330 मिनट का मतलब है कि जो 0 डिग्री है यहाँ से हमारा भारत का जो मध्य का लाइन है वो 82.5 डिग्री है। तो यहाँ से भारत जो 82.5 डिग्री आ रहा है कितना समय होगा? अगर यहाँ पे 12 बजा है तो भारत में कितना बजा होगा? 5:30 बजा होगा। कहने का मतलब है कि भारत से 0 डिग्री से भारत का मानक समय 5:30 डिग्री आगे होगा। तो इस तरह से लन रखेंगे कि 0 डिग्री से आगे वाले हिस्से में समय बढ़ेगा, 0 डिग्री से पश्चिम साइड में समय घटेगा। कैलकुलेट करना आपको एकदम आसान हो गया कि 0 डिग्री से जब पश्चिम जाएंगे, पश्चिम की तरफ हर देशांतर में 4-4 मिनट को माइनस करेंगे। बस एक ही फार्मूला याद रखेंगे कि 0 डिग्री से पश्चिम साइड में हर देशांतर पे 4 मिनट माइनस होगा, 0 डिग्री से पूर्वी तरफ क्या होगा? 4 डिग्री प्लस होगा। बिल्कुल सरल फार्मूला। इसी तरह से आपका समय पूरे विश्व का निकाला जाता है कि 0 डिग्री से अगले देशांतर को 4-4 मिनट का ऐड करेंगे और 0 डिग्री से पश्चिम साइड में 4-4 मिनट माइनस होगा। तो 82.5 डिग्री तक जब हम आ जाएंगे, चूँकि भारत के मध्य से लाइन गुजरी है तो 82.5 डिग्री को 4 से गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 330 मिनट निकल के आएगा। यानी घंटे में जब चेंज करेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट आएगा। तो कहने का मतलब है कि भारत का जो समय है ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटे आगे है। इस महत्वपूर्ण बिंदु इसको ध्यान रखेंगे हमेशा कि ग्रीनविच लाइन से भारत का जो समय होगा 5.5 घंटे ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो ये आज की वीडियो में आपने इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की स्थिति और विस्तार के संदर्भ में अध्ययन किया। बहुत ही तथ्यों का, महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन आपने किया। किस तरह से देशांतरी विस्तार क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, भारत का स्थिति क्या है, मानक समय क्या है, कैसे भारत का मानक समय निकाला गया है, इन सभी बिंदुओं का अध्ययन किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।